हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। और आज आपका टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अभी हमारा ये दूसरा पार्ट नंबर 2 है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने पार्ट 1 बना दिया है और ये पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया? तो रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हम देखते हैं रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर तथा द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात कवि व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब जी और M.R. जयाकर आदि शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान, 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन की असफलता, 1942 और 1946 ईस्वी में, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति का भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। नेक्स्ट बात करते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। अब हमारा जो चैप्टर है वो है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना।
वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वो दिया था असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट देखते हैं हम, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जल आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी की घटना के समय गांधी जी कहाँ पर गए थे? तो बारदौली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं स्वराज प्रस्ताव। तो आइए देखते हैं क्या है। तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस अंग्रेज अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, उसे गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। तो साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो बर्केनहेड के द्वारा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। संविधान के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस की किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया? तो दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसे स्थान लिया? तो अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं हम। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली में से वेदरान्यम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो चंपारण और बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर है गांधी इरविन समझौता तथा गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता है, जिसको हम कब प्रारंभ हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था, प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मेलन और उनके वर्ष। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने। महात्मा गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजन यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। BR अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने।
उसके बाद हम बात करते हैं सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो क्रमशः 71 से 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कट किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की, तो हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया, तो महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया। नेक्स्ट चैप्टर है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ, तो 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी, तो 5। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियनिस्टिक पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक राजा पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया, तो 28 महीने तक। नेक्स्ट बात करते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। नेक्स्ट बात करते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव तथा उसके प्रधानमंत्री। तो प्रांत असम के प्रधानमंत्री थी मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल के फजलुल हक, उड़ीसा के BN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रांत के NB खरे, बम्बई के BG खरे, मद्रास के C राजगोपालाचारी, सिंध के अल्लाह बख्श, पंजाब के सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने, तो रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। स्थापना 3 मई 1939 में होकर उन्नाव में। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभाओं हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुईं। द्वितीय विश्व युद्ध नेक्स्ट चैप्टर है जो द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आइए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिथगो।
वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत की विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1949 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 को। उसके बाद हम बात करते हैं, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1930 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का। महत्वपूर्ण घटनाक्रम मुझसे संबंधित गवर्नर जनरल। तो आइए जानते हैं। तो साइमन कमीशन के लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। सांप्रदायिक पंचांग के लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव के लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन के लिनलिथगो। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान भी लॉर्ड माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो आइए जानते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की स्थापना की गई। किस उद्देश्य से? भारत में स्वशासन स्थापित करने के लिए। मार्च 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 को भारत में भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के किस नेतृत्व में संचालित किया गया? तो महात्मा गांधी किसके द्वारा, है ना।
तो नेक्स्ट बात करते हैं 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा का खां पैलेस पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। उसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने किस मिशन को उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आज़ाद हिंद फौज वेवेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह। तो आइए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 के द्वारा। और यह विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? तो सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में। उसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। उसके बाद हम बात करते हैं 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा।
भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना का प्रस्तुत की गई। तो 14 जून 1945 को वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उसे रिहा कर दिया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी से जो थे द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी का। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान, तो भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन के द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी? तो महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसने अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी सदस्यता चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार तथा मंत्रिमंडल, तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, C राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, CH बाबा कार्य खान तथा बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट देखते हैं हम आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग, अशफाक उल्ला खां
पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दी गई। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं क्या है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 को पहले भारत छोड़ो की आंदोलन की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई तो 3 जून 1947 को। उसके बाद हम बात करते हैं किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है माउंटबेटन योजना। अब हम बात करते हैं माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो या फिर नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? तो दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन की स्वीकृति दी गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 गुटों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कांग्रेस के किस नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो MS सुब्बालक्ष्मी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो GV मावलंकर। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद हम बात करते हैं GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां अब भी सब ही असंगत है। भारतीय शांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला? के पलकम्पन कालीकट से पोयनूर। सर्वोदय शब्द का संबंध सर्वप्रथम
किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध का कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो न का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1913। उसके बाद हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल। 1866। गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस। नेक्स्ट बात करते हैं गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि को समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश काल में पारित प्रमुख अधिनियम, योजनाएं और प्रस्ताव। तो आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग 1773। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। प्रावधान थे भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड मिंटो वायसराय या गवर्नर जनरल। कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। सती प्रथा निषेध कानून 1829। विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध। चार्टर एक्ट 1833। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1853। लॉर्ड डलहौजी कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो 1856। लॉर्ड डलहौजी विधवा विवाह का मान्यता। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग परिषद में भारतीयों का प्रवेश। सम्मति आयु अधिनियम 1891। लैंसडाउन बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिरोध। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लैंसडाउन निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। माल्य मिंटो अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैत शासन। साइमन कमीशन 1947। लॉर्ड इरविन संविधान निर्माण योजना। शारदा एक्ट 1923। लॉर्ड इरविन विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। लॉर्ड वेलिंगटन प्रांतीय स्वायत्तता। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940। लिनलिथगो प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन 1942। लिनलिथगो संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945। लॉर्ड वेवेल सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना 1946। लॉर्ड वेवेल संघ का निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता। माउंट बेटन योजना 1947। लॉर्ड माउंट बेटन भारत विभाजन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नारे किसने किसने दिए थे।
कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, करो या मारो भारत छोड़ो महात्मा गांधी, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, इनकलाब जिंदाबाद या साम्राज्यवाद का नाश हो तो भगत सिंह ने कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। एक मिनट, हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियां। तो महात्मा गांधी महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी और दिया किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी, उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, किसने उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की महिलाओं ने दिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी ने। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने। जगत गुरु तो हरिविजय सूरी अकबर ने। कंठा भरणवाड़ी तानसेन को अकबर ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कायदे आजम। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और महात्मा गांधी ने कहा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज व पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें। तो हम बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल और सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, नेशंस वॉइस राधाकृष्णन, इंडिया टुडे रजनी पॉम दत्त और गैदरिंग स्टाम्प्स लैपियरे कॉलिंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेशन इन मेकिंग। तो नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र, द फिलासफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, द बंच ऑफ ओल्ड प्लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन फिलासफी डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन रेनेसां C.F. एंड्रूज, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड अपोस्टर दुर्गादास, इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजयलक्ष्मी पंडित, कॉमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध और संधियाँ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और इसकी संधि हुई थी एक्सला सापेल की संधि 1748। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, पांडिचेरी की संधि 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 और पेरिस की संधि 1763। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि 1769। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 84, मंगलौर की संधि 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1792, इसमें संधि कोई नहीं हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, जिसमें देवगांव व सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, सुगौली की संधि 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19, पूना की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, यान्दबू की संधि 1826।
1826 ईस्वी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826। प्रथम आंग्ल, हाँ, और यानदबू की संधि में हुई थी 1826 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, लाहौर की संधि व भैरव वाल की संधि 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसमें 1848 से 49 तक हुआ था और इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 लॉर्ड लिटन के समय हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67, प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि 1765। उसके बाद गवर्नर थे हेनरी वेस्लिंगटॉट, कार्यकाल 1760 से 1764, 1764 में बक्सर का युद्ध। हैरी वेरेलास्ट 1767 से 69, द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर। जॉन कर्टियर 1769 से 72, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की। अब हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85, बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। सर जॉन शोर 1793 से 98, चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप नीति अपनाई। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, सहायक संधि की नीति 1798 आरंभ किया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड जॉन बार्लो 1805 से 1807, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, अमृत संधि की संधि 1809। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, आंग्ल नेपाली युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 व महालवाड़ी व्यवस्था 1822 लागू हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833, सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन से थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1823 से 1835, चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 36, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, भारतीय प्रेस का। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, भारत में दास प्रथा का अंत तथा प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति यानी कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा, व्यक्तिगत सिद्धांत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की 1856 से 57, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर यानी बिहार और इलाहाबाद यूपी तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वायसराय, उनका कार्यकाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो लॉर्ड कैनिंग, कार्यकाल 1858 से 62, भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, वहाबी आंदोलन का दमन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, प्रथम अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, स्टैटिस्टिक्स सर्विस डिपार्टमेंट तथा कृषि विभाग का गठन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक
1872 से 76 कूका विद्रोह का दमन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 द्वितीय काल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अफगान युद्ध। लॉर्ड लिपन 1880 से 84 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द। हंटर आयोग का गठन। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 से। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 बर्मा का भारत में मिले तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 डूरन योजना का गठन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98 अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में व माल्य मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ। द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 बंगाल विभाजन रद्द। तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 होम रूल लीग की स्थापना 1916। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रोलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 चौरा चौरी की घटना फरवरी 1922 काकोरिन ट्रेन डकैती 1925 तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 साइमन कमीशन का भारत आना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक पंचाट तथा अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन 1936 ईस्वी में। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 प्रथम पाकिस्तान की मांग। क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा फरवरी 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून 1948 अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसे हमारा NCERT का जो आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो टाइम का कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। आपको डायरेक्ट अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।